नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू बस जुबान की तेज है। उफ पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी कमला ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको, आप बच्चे तो हैं नहीं। बहू राधा के मुंह से यह सब सुनकर जगदीश जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ बड़े से बड़े मुजरिमों को हिला कर रख देती थी। आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी निर्मला जी ने उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। जगदीश जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हों सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे, कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक दिन का अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि अवकाश के बाद पति पत्नी और बच्चों के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हॉल के अंदर फायर बिट बनवाया था। ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफली खाएंगे। लेकिन मजाल क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती है कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। और फिर वह चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। यह सब सोच रहे थे, तभी निर्मला जी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वहां उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वह अभी गुस्से में थे और उनके हाथ की कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। निर्मला जी भी क्या करती, पति और बेटे विवेक के मोह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते हुए उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रखकर गया। 2 की जगह 3 चाय के कप। उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ विवेक पीता था और वह उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, फिर आज। तभी विवेक वहां आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा, लेकिन अजीब सी चुप्पी। यह वही विवेक है जो छोटा था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। जगदीश जी कितना भी थके हों, विवेक के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि वह उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी निर्मला जी ने उस खामोशी को तोड़ा। विवेक, अगले महीने ही तो राधा के भाई की बेटी की शादी है। हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और यहीं से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए राधा का परिवार शादी के लिए यह घर चाहता है। वह हमारे घर से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से असुविधा होगी और दीदी भी इसी शहर में रहती है तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। यह सुनकर जगदीश जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करके बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हो? पापा, आप भी ना गजब करते हो। राधा के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर देखें। अब राधा ने उनसे कह भी दिया है। अब आप लोग अपना देख लो, वह यहीं आएंगे। कहकर विवेक एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू राधा की आवाज़ भी आने लगी। लग रहा था कि वह सब कुछ सुन रही थी और उसे जगदीश जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज निर्मला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और जगदीश जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम जगदीश जी शहर से आए तो निर्मला जी ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने अपने ससुराल गया है। और बिना बताए जगदीश जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली,
इन्हीं बच्चों के पीछे तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग कर काटी। आज वह हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ, कहकर अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद विवेक परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा, एक चाबी विवेक के हाथ में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वह खत जगदीश जी का था, विवेक के नाम। विवेक, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वर जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। यह जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वह घर की चाबी नहीं है, एक दूसरे फ्लैट की चाबी है, जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वह फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था, पोश इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। यह घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था ताकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हमारा सपनों का घर है, जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वह घर मेरे और माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा हो तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद यह घर ट्रस्ट का होगा और वहाँ वृद्धाश्रम बन जाएगा। इस घर पर तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। और मैंने यह बात तुम्हारी बहन को बता दी है, उसे मंजूर है। आशा है तुम्हें भी मंजूर होगी। खत खत्म होते ही विवेक जड़ हो चुका था, आंखों में आंसू थे, लेकिन यह पता नहीं कि वह आंसू पश्चाताप के थे या बड़े से घर को खोने के, या फिर उस एहसास के टूटने के कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।